Hello students, in this video we will continue further with metals and non-metals. In the previous video we had looked at something called as ionic compounds. Okay, ionic compounds जो हम लोगों ने देखे थे, we had said that ionic compounds कैसे बनते हैं, आयन से बनते हैं. And how are ions formed? Ions are formed by donating and accepting electrons, correct? Now in this video we are going to continue further and we will look at compounds called as covalent compounds. Now कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या गेन नहीं होते. कोवैलेंट कंपाउंड्स तब बनते हैं व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. अच्छा, व्हेन वी टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl, दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड. ओके, now यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन हैज गॉट 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. अब दोनों स्टेबल कैसे हो सकते हैं? दोनों स्टेबल तभी हो सकते हैं जब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो. एंड ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यहाँ पे ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ से जो ये सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है, this one electron will get transferred to chlorine. ये यहां से यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा. ट्रांसफर होने पे सोडियम will become Na plus and chlorine will become Cl minus. ये हो जाएगा, करेक्ट. एंड Na plus and Cl minus के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड फॉर्म होगा जो जिसको हम लोग कहेंगे आयोनिक कंपाउंड. सो यू कैन सी दैट आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज बेसिकली आयंस. And ions कैसे बनते हैं? By donating and accepting electrons. So when we talk of ionic compounds are formed by donating and accepting electrons. ठीक है. So by donating and accepting electrons, ionic compounds जो है, those ionic compounds are formed. Okay. Now when we talk of covalent compounds के अंदर ये नहीं होता. covalent compounds के अंदर sharing of electrons takes place. Now when I say sharing of electrons takes place, तो ये कब होता है? See, सोडियम एंड क्लोरीन को जब आप कंबाइन करते हो ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एक एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की, दूसरे एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की, तो यू वोंट फेस एन इशू. बट मान लो अगर जो आपको कंपाउंड बनाना है बिटवीन H हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ना वैसे देखने जाओ तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल. ठीक है, मैंने आपको दो बताया कि हाइड्रोजन की कई बार टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की, बट हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो पानी के अंदर ही करता है. ओके, but otherwise hydrogen is a non-metal. It does not have a tendency to donate electrons. Chlorine is also a non-metal. This also does not have a tendency to donate electrons. तो दोनों अगर जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करेंगे तो इस तरह का तो कंपाउंड बनना पॉसिबल ही नहीं है. अब अगर जो इस तरह का कंपाउंड बन नहीं सकता तो इन दोनों के बीच में कौन सा कंपाउंड बनेगा? इन दोनों के बीच में जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज कोवैलेंट कंपाउंड. एंड बिकॉज दोनों की टेंडेंसी, दोनों नॉन मेटल्स है, दोनों की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की, तो दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा. नाउ सिंस दे विल नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ओके, सिंस दे विल नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन विल शेयर इलेक्ट्रॉन्स. ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे. Now let's see how will they share electrons. Now इसके लिए if we talk of हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन is 1 and क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन is 2,8,7. Okay, so हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में there is only 1 electron. क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में there is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 electrons. Okay, now हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन जो है इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन to
complete its octet. एंड क्लोरीन जो है इट नीड्स ऑल्सो वन ऑक्टेट नहीं, हाइड्रोजन के केस में ये डुप्लेट होता है। ओके, एंड क्लोरीन नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू बिकम स्टेबल। बेसिकली दोनों को अगर जो एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो यहां पे क्या होता है पता है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन कहता है भाई क्लोरीन मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए आपको देता हूं। एट द सेम टाइम क्लोरीन सेज डील, सो सिंस यू आर शेयरिंग योर वन इलेक्ट्रॉन इवन आई विल शेयर माई वन इलेक्ट्रॉन विथ यू। सो ऐसे केस में अब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे विल फॉर्म अ बॉन्ड विथ ईच अदर। ये बॉन्ड कैसा होगा पता है, हाइड्रोजन क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन एंड ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे एंड बाकी क्लोरीन के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है 3 4 5 6 ये इसके अपने पास होंगे। नाउ इफ यू सी इन दिस केस हाइड्रोजन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इटसेल्फ, हाइड्रोजन हैज 1 2 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इटसेल्फ। इफ यू लुक एट क्लोरीन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज क्लोरीन हैव अराउंड इटसेल्फ? If you look at chlorine, it has 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों खुश, राइट, क्योंकि दोनों स्टेबल हो चुके हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यू कैन सी दैट इस रीजन के अंदर, सॉरी इफ यू सी इस रीजन के अंदर ये इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हो रहा है। ओके, so this is called sharing of electrons। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से शेयर हो रहा है। सो आई कैन से टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड। ठीक है, now when 2 electrons are shared, therefore number of bonds between hydrogen and chlorine, number of bonds between hydrogen and chlorine is equal to, how do you find number of bonds? It is very simple, number of electrons shared divided by 2। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग शेयर्ड? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग शेयर्ड। सो 2 डिवाइडेड बाय 2, योर आंसर इज 1। तो आप HCl को ऐसे दिखाते हो, HCl, देयर इज ओनली अ सिंगल बॉन्ड। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ये बॉक्सेस मत बनाओ, बस आपको ये दिखाना है जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना उनको आप बीच में बनाओगे। ओके, we will take one more example। जैसे for example you have oxygen molecule। Second example is oxygen molecule, that is O2। So now it has 2 oxygen atoms। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,6, दूसरे ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2,6। Now you can see that this needs 2 electrons and this also needs 2 electrons to become stable। अब दोनों तो इलेक्ट्रॉन्स कोई भी डोनेट क्यों करेगा ना, इन दोनों की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की। सो अब अगर जो इन दोनों की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की, तो व्हाट विल हैपन इज, लेट्स ट्राई टू सी कि व्हाट विल हैपन नाउ। सो ऑक्सीजन जो है इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, and this oxygen atom also has 6 electrons, 1 2 3 4 5 6। दोनों के केस में आउटर मोस्ट शेल हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ अब इन दोनों को स्टेबल होना है तो दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बट दोनों में से कोई भी डोनेट नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में क्या होता है, ओके सॉरी, आई शुड हैव मेड डॉट टू डिफरेंशिएट, मैं ये वापस बनाता हूं। So you have oxygen 1 2 3 4
5 6 प्लस 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 ओके। ना दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, ये कहेगा कि भाई आई एम शेयरिंग माई 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ यू, आई एम शेयरिंग माई 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ यू बट आई एक्सपेक्ट सेम इन रिटर्न। तो ये क्या कहेगा कि भाई ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन्स तू अपने शेयर कर रहा है तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं अपने खुद के भी शेयर करता हूं। Now in this case what will happen, if you see over here you will have oxygen, ये 4 1 2 3 4 ये छोड़ दो बट 5 6 ये आ गए। एंड इफ यू लुक एट दिस ऑक्सीजन एटम 1 2 3 4 ये छोड़ दो बट ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। Now if you look at each oxygen atom, how many electrons does it have around itself? So if you look at this oxygen atom, इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 खुद के एंड 2 शेयरिंग के वजह से इसे मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट this oxygen atom, it has how many electrons around itself, 1 2 3 4 5 6 7 8. Now if you see over here कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, these electrons are getting shared over here, correct? Now how many electrons are getting shared? Basically 4 electrons are getting shared. Now because 4 electrons are getting shared over here, how many bonds are formed between 2 oxygen atoms? अगर जो आपको number of bonds find out करना है, so number of bonds is equal to number of electrons. You have 4 electrons divided by, आप जो भी है number of electrons shared divided by 2. So 4 divided by 2. You have 2 bonds. So आप इसको ऐसे दिखाओगे, there is a double bond. I'll say there is a double bond between 2 oxygen atoms. ठीक है, I hope you have understood this. और एक एग्जाम्पल देखते हैं। Okay. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, so nitrogen is N2. So again nitrogen is made up of 2 nitrogen atoms. इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,5 एंड 2,5। अब दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इन दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू बिकम स्टेबल, करेक्ट? अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर नहीं सकता, दोनों नॉन मेटल्स है। So because both of them are non-metals, इनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, they will have a tendency to share electrons. So what will happen now is, okay, यहाँ पे क्या होगा वो हम देखते हैं। So you have nitrogen, 5 electrons around itself, 1 2 3 4 5, and second nitrogen atom 1 2 3 4 5. नाउ इसको स्टेबल करने के लिए इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे? नाउ इट हैज 1 2 3 4 5, इसको और 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो दिस नाइट्रोजन विल हैव टू शेयर 1 2 एंड 3। अब ऐसे ही तो फोकट में ये शेयर करेगा नहीं ना, जब ये अपने 3 शेयर कर रहा है तो इन रिटर्न ये एक्सपेक्ट करेगा कि यहां से भी इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स मिले। सो इट विल गेट 1 2 and 3. Okay, so now what you will get is, so you have nitrogen, okay, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहेंगे, ये कोई शेयर हो नहीं रहा है। बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है 1 2 3। सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर, इस नाइट्रोजन पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर हो नहीं रहा, तो ये ऐसे रहेंगे, बट बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो शेयर हो ही रहा है ना, 1 2 and 3। सो
if you see around each nitrogen atom, how many electrons are present? So around this nitrogen atom 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयर करके इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके मिल ही रहे इसे. सिमिलरली इस नाइट्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8. करेक्ट. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग शेयर्ड ओवर हियर? कौन से रीजन में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? इफ यू लुक एट दिस रीजन, this is the region where electrons are getting shared. How many electrons are getting shared? Number of electrons shared is equal to 6. So therefore number of bonds is simply equal to number of electrons, that is 6 divided by 2, that is there are 3 bonds. So ये जो आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड होता है. दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल बॉन्ड. ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ये कैसे करना है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है. ठीक है. So now we will revise few things. Covalent compounds क्या होता है? Covalent compounds are usually formed by sharing of electrons. They are formed between non-metals. ठीक है. क्योंकि non-metals की टेंडेंसी डोनेट करने की नहीं होती, तो इसलिए when two non-metals react with each other, they cannot form ionic compounds. Ionic compounds possible ही नहीं है. So ये जो non-metals है, they will form covalent bonds between them. Covalent bonds are formed by sharing of electrons. Now each atom can share either 1 electron or 2 electrons or 3 electrons or in some cases 4 electrons. Okay. हर एक एटम 1 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है. Now usually जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो दूसरा एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. जब पहला एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो दूसरा एटम भी 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. ओके. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है. कभी कभार ये रूल होल्ड नहीं करता, बट आपके 10th स्टैंडर्ड लेवल पे वो चीज नहीं है तो उसको छोड़ दो अभी. ओके. नाउ इस तरह से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर जो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन एनी टू एटम्स. सो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, आपको पहले वो फाइंड आउट करना है और उसको बस आपको 2 से डिवाइड करना है, तो यू विल गेट नंबर ऑफ बॉन्ड्स. जैसे यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज 1, यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज 2 एंड यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज 3. ओके. नाउ वी विल टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. तो जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग करता है दैट इज H2S. ओके. सो अब H2S का एग्जांपल देखते हैं. H2S क्या होता है? इट इज बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड. हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर हाइड्रोजन जो एटम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1. सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8, 6. अब सल्फर जो है, सल्फर को स्टेबल होने के लिए इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर, ऑक्टेट नहीं, हाइड्रोजन के केस में हम लोग बात करेंगे ड्यूप्लेट की. सो ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए वी ओनली नीड 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? So you need 1 electron in this case, you need 2 electrons in this case. Okay. Now, so इनके बीच में अब कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा? So let's see over here. So यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, it has 1 electron. सल्फर जो है आउटर मोस्ट शेल में it has 1 2 3 4 5 6. ओके. नाउ आप अगर जो देखने जाओ, मान लो एक ही हाइड्रोजन एंड एक ही सल्फर हो तो क्या प्रॉब्लम होगा? हाइड्रोजन मान लो एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ शेयर कर रहा है. ओके, सॉरी. हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन तो सल्फर के साथ शेयर कर रहा है, बट जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सल्फर भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा. तो ऐसा करने पे, इफ यू सी ओवर हियर, ऐसा करने पे क्या होगा? ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका सल्फर है. सो यू विल हैव 1 2 3 4 5 6. ओके. एंड ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. ये नाउ इफ यू सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड हाइड्रोजन,
सो हाइड्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? एक खुद का एंड एक शेयरिंग से मिल रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन हैज बिकम स्टेबल. बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड सल्फर नाउ? सल्फर के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7. सल्फर अभी भी अनस्टेबल है ना, तो सल्फर को और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बस एक हाइड्रोजन को अगर जो आप यूज करते हो तो सल्फर स्टेबल नहीं हो सकता, तो इसलिए आपको और एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है. When you have one more hydrogen, what will happen is कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ शेयर करेगा. इन रिटर्न सल्फर क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा. सो नाउ इफ यू सी ओवर हियर, दिस इज व्हाट विल हैपन. ये हाइड्रोजन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है एंड सल्फर भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. तो नाउ इस हाइड्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? It has 1 2 electrons around itself. This hydrogen has also become stable. And if we talk of sulfur, sulfur के around कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो even sulfur has become stable. ठीक है ना. ओवरलैप कहां कहां पे हो रहा है या शेयरिंग कहां कहां पे हो रही है? कौन कौन से रीजन में शेयरिंग हो रही है? सो पहली जो शेयरिंग हो रही है वो तो यहां पे हो रही है, इस रीजन में. एंड इस रीजन में यू कैन सी दैट देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 and 2. सो इफ देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? Bonds is equal to number of electrons shared, that is 2 divided by 2 1. So इस हाइड्रोजन एंड इस सल्फर के बीच में there would be only one bond present, so H and S. Similarly दूसरी शेयरिंग जो हो रही है वो इस रीजन में हो रही है एंड यहां पे भी इफ यू सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड तो कितना है? 1 and 2. So I can say number of bonds in this case is equal to number of electron shared is 2 divided by 2, that is 1. तो एक बॉन्ड आप इन दोनों के बीच में भी फॉर्म हो रहा है. तो सल्फर टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 1 and 2. हाइड्रोजन जो है दैट इज फॉर्मिंग वन बॉन्ड, दिस हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग वन बॉन्ड एंड दिस इज हाउ H2S is formed. ओके, सो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड ये वो स्ट्रक्चर हो गया जहां पे बॉन्ड्स हम लोग दिखा रहे हैं. ओके, दोनों के केसेस में देयर इज सिंगल बॉन्ड. So I hope you have understood how are covalent compounds formed. Okay, covalent compounds are formed between non-metals. Now we'll look at the properties of covalent compounds. Properties of covalent compounds. So let's start off with various properties of covalent compounds. Now the first property is you can see that there are no charges involved. कोई positive negative charges नहीं है. No charges are involved. Ionic compound में कैसे cations and anions involved होते हैं, right? But in case of covalent compounds, no charges are involved. Now because no charges are involved in this case, what I can say is, okay, covalent compounds are bad conductors of electricity. At least ionic compounds हमें पता है ना, either in aqueous state or in molten state they can conduct electricity. But covalent compounds are usually bad conductors of electricity because no charges are involved. Therefore, there are no free charges. ठीक है, सो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट. अब सेकेंड पॉइंट की अगर जो हम लोग बात करें, ओके, तो सेकेंड पॉइंट क्या है? ओके, आयोनिक कंपाउंड्स मैंने आपको कहा था कि दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स. पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होता है मैंने आपको बताया था. पोलर सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा सेपरेटेड होता है.
नॉन पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे होता है. सो यूजुअली कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होता है, कंपाउंड्स dissolve in non-polar solvents because no charges are present, no charges are involved, are present or involved. ठीक है. अच्छा, मोरेवर थर्ड पॉइंट. ओके, अब जाता है थर्ड पॉइंट पे. सी, आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर अपोजिट आयंस इन्वॉल्व होता है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो आयंस होता है, दोज अपोजिट आयंस आर इन्वॉल्व. ओके, बट व्हेन वी टॉक ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर अपोजिट आयंस, कोई आयंस होते ही नहीं है. अब आयंस, व्हेन यू हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो इनके बीच में देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके वजह से मैंने आपको कहा था कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स हैव गॉट अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. ओके, very high melting point. But covalent compounds के अंदर there are no charges involved. Because there are no charges involved, so I can say, so this is true for ionic compounds. But when we talk of covalent compounds, the intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है उसको कहा जाता है intermolecular force. So in the case of covalent compounds, now covalent compounds में मैं आपको ये समझा रहा था कि intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. जैसे फॉर एग्जांपल H2S है, तो ये एक H2S का मॉलिक्यूल है, ये एक H2S का मॉलिक्यूल है. ना इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, दैट इज वेरी वीक इन द केस ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स. ना बिकॉज ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है, तो आप इनको आराम से सेपरेट कर सकते हो. आराम से सेपरेट कर सकते हो मतलब आप इनको लिक्विड स्टेट से आराम से गैसियस स्टेट में लेके जा सकते हो. सो आई कैन से दैट इन केस ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स दे हैव गॉट वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली. ओके, या आराम से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं. सो वी से दैट दे आर वोलेटाइल इन नेचर. ये यूजुअली वोलेटाइल होता है. वोलेटाइल मतलब आराम से वेपराइज हो जाता है. Okay, so covalent compounds have got a low melting point and boiling point usually. The reason is because कि intermolecular force of attraction is weak. ये जो force of attraction होता है वो weak होता है. Normally ionic compounds जो होते हैं they are always in solid state, but covalent compounds can either be in solid, liquid or gases. And even if they are in solid state, so उनका melting point बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब वो ionic compounds जितने strong नहीं होते. ओके, ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस. जैसे केमिस्ट्री में हर जगह पे एक्सेप्शंस होता है, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हो सकता है. बट हम लोग यूजुअली बात करते हैं तो यूजुअली ऐसा होता है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज यूजुअली दिस. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नो चार्जेस आर इन्वॉल्व्ड, सो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे यूजुअली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. Then the third point that is important is they have got a low melting and boiling point because intermolecular force of attraction is usually weak. Okay, so I hope this is clear to you. इसमें कोई आपको डाउट नहीं है. Fine. So in the previous lecture we had looked at what are ionic compounds. इस सेक्शन में हम लोगों ने वो पढ़ा है what are covalent compounds. I hope this is very clear to you. अच्छा, distinguishing between ionic and covalent compounds is important. तो दोनों के properties को आपको compare करना है. ठीक है. So now after we have finished this, I'll send you an assignment. आपको उस assignment को अब solve करना है. ठीक है, चलो then, bye everyone. Okay, have a good day.